पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में अनुपूरक रंग कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से अनुपूरक रंग कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक या अनुपूरक रंग कहते हैं। और नीला तथा पीला रंग और हरा व मजेट्टा रंग को आपस में मिलाने पर दोनों श्वेत रंग बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। आपको बताना है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल, रेड। आपको बता दें कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभिन्न रंगों के प्रकाश में विचलन होता है और वे इस विचलन घटते हुए क्रम में इस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकार बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। आपको बता दें बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि प्राथमिक रंग इनमें से कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये तीनों रंग प्रकाश के प्राथमिक रंग कहे जाते हैं और शेष रंगों को इन रंगों की भिन्न मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार से बने रंगों को मिश्र रंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक रंग नहीं है। अभी मैंने बताया है आपको कि कौन से प्राथमिक रंग है, तो इसमें बताना है कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्लैक, काला। बता दें काला रंग जो कि आदर्श नहीं होता क्योंकि यह आदर्श रंगों द्वारा ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? आपको बताना है कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सफ़ेद, वाइट रंग। बता दें कि लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है और लाल रंग प्राथमिक रंग है जबकि पीकॉक ब्लू द्वितीयक रंग है। दोस्तों तो निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? बताना है कि इनमें से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल, रेड। बताइए सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग के प्रकाश की होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रंग है जो दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीला रंग, येलो रंग, जो कि रंगों की अपेक्षा, अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक दर्शनीयता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो सर सीवी रमन थे, भारत के वैज्ञानिक थे, उनको किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इसे दूसरे शब्दों में रमन प्रभाव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो सूर्य की तीव्रता को किस उपकरण से मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्टियोमीटर। बता दें कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। और बता दें दोस्तों पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को केस्कोग्राफ, यानी केस्कोग्राफ,
पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं और इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी। जबकि बैरोमीटर की बात करें दोस्तों तो यह वायु दाब को मापता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मैक्सिमम बार रिपीट होता है क्वेश्चन में। बताना है जो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी डायोप्टर। बता दें कि जो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई डायोप्टर है और 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की जो क्षमता होती है 1 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पानी में हवा के बुलबुले किसके जैसा कार्य करेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पानी में हवा के बुलबुले होते हैं वो किसके जैसा कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस। लेंस की जो प्रकृति में परिवर्तन लेंस और माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है तो लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का जो प्रयोग होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति किया जाता है और वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस पर वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि कौन सा दर्पण है जो दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉनकेव अवतल दर्पण। आपको बताते हैं कि जब सूर्य से आती हुई किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलती हैं अर्थात अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित कर देता है। यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गामा किरणें। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं ऊर्जा का यानी तरंग गति के संचरण में ऊर्जा का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेल किसकी इकाई है। आपको बताना है कि इनमें से बेल है वो किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ध्वनि की। बेल जो कि ध्वनि की इकाई है और एक बेल बराबर कितना होता है दोस्तों तो 10 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसको आमतौर में किस में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संचार कम्युनिकेशन में। ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग होता है वो संचार के लिए किया जाता है और फाइबर में संचार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मृग तृष्णा बनने का कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो मृग तृष्णा है उसके बनने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको बता दें कि गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृग तृष्णा का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है।
आपको बताना है जो कि एंडोस्कोपी है वो किस घटना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको बता दें जो एंडोस्कोपी होती है वो एक हानिकर और दर्दहीन विद्या है जिसमें शरीर के खोखले अंगों के रोगों का पता लगाया जाता है और इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एंडोस्कोपी किस विधि से होता है। आपको बताना है जो एंडोस्कोपी है वो किस विधि से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको बता दें जो एंडोस्कोपी है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विधि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि। आपको बताना है जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई देती हैं क्यों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उन पर से प्रकाश आँखों की ओर परावर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बताना है जो आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी वास्तविक और उल्टा। आपको बता दें कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती है तथा इससे अपवर्तित होकर काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती है जहां पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है। बताना है कि कैमरा का कौन सा भाग है जो मनुष्य की आंख के रेटिना के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिल्म। आपको बता दें कि मानव नेत्र की रचना एवं कार्यप्रणाली एक फोटोग्राफिक कैमरे के समान होती है और कैमरे में एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में यही काम दृष्टिपटल यानी रेटिना द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है। आपको बताना इनमें से कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कॉनकेव, उत्तल। बता दें कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसे अभिदृश्यक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती है, क्यों। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आपको बता दें कि कुहासे में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती क्योंकि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।